नमस्कार, स्वदेश स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से महाराष्ट्र झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। महाराष्ट्र में सिंगल फेज में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। झारखंड में 2 फेज में 13 और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। दोनों ही राज्यों के चुनाव नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को और झारखंड का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 16 राज्यों की 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान भी किया। लोकसभा सीटों में केरल की वायनाड में 13 नवंबर और महाराष्ट्र की नांदेड़ में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं 47 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को और उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को मतदान होगा। सभी के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। केरल की वायनाड सीट राहुल गांधी के इस्तीफे और महाराष्ट्र की नांदेड़ सीट कांग्रेस सांसद के निधन से खाली हुई है। यूपी में 13 नवंबर को 9 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग की जानी है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर अभी उपचुनाव नहीं होगा। मिल्कीपुर छोड़कर बाकी 9 सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी। कटहरी खैर गाजियाबाद शहर सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी। मीरापुर, कुंदरकी, सीसामोई, फूलपुर में 13 नवंबर को वोटिंग होगी और मिर्जापुर की मझवा, मैनपुरी की करहल सीट पर वोटिंग होगी। 23 नवंबर को यूपी उपचुनाव के नतीजों का ऐलान भी होगा। चलिए, तो आपको बता दें कि झारखंड में 2 फेज में वोटिंग होनी है। 13 और 20 नवंबर को मतदान होना है। झारखंड के साथ साथ आपको बता दें कई उपचुनाव होना है। लोकसभा की भी 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर वोट डाले जाएंगे। तो जाहिर तौर पर एक पूरा फेज जो है इस वक्त इलेक्शन मोड में जो तमाम चीजें नजर आ रही हैं बेहद महत्वपूर्ण होगी सभी राजनीतिक दल के लिए, देश की जनता के लिए एक बार फिर से, क्योंकि कहीं ना कहीं से मतदान करने का अधिकार मिलेगा, अपना जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिलेगा। और इस वक्त आपको बता दें कि दिल्ली से हमारे सहयोगी इरफान खान और न्यूज हेड डिजिटल मध्य प्रदेश भोपाल से अनिरुद्ध सुनाने हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुझे लगता है सबसे पहले दिल्ली, इरफान, जहां तक झारखंड की मैं बात करूं और इलेक्शन डिक्लेयर हो चुके हैं, तमाम डेट सामने आ चुकी हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये पल उन राजनीतिक दलों के लिए, पार्टियों के लिए, लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किस तरह से देख पा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली भी अपने आप में एक सेंटर पॉइंट माना जाता है। जी हाँ राखी, जिस इलेक्शन कमीशन ने आज झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव की तारीखों की घोषणा की है, जिसको लेकर अब चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र की 288 सीटों पर अब उपचुनाव की तारीख दे दी है 20 नवंबर, जिसकी मतगणना जो होगी 23 नवंबर की तारीख दी गई है। दूसरी तरफ झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड की 2 चरण में चुनाव की तारीख दी गई है, जिसकी पहली तारीख 13 नवंबर और दूसरी तारीख 20 नवंबर को दी गई है। लेकिन जिसको लेकर चुनाव आयोग ने मतगणना की तारीख जो है वो प्रतिक्रिया सेम रखी है। 23 नवंबर को ही दोनों राज्यों के जो है चुनाव की मतगणना होगी। इसको लेकर अब चुनाव आयोग ने ये साफ कर दिया है कि जिस तरह आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात यह है कि ईवीएम को लेकर एक बड़ा सवाल उठाया जाता है। ईवीएम को लेकर भी जो है चुनाव आयोग ने क्लियर कर दिया है। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा है ईवीएम मशीन की जो बैटरी होगी वो भी उसको जो है चार्ज किया जाएगा, 1 दिन पहले ही वो एक्टिवेट की जाएंगी। इसको लेकर ईवीएम को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र में बात करें बीजेपी की और शिवसेना की, उन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा था। पिछला चुनाव जो था मिलकर लड़ा था, लेकिन इस बार जो है वो अलग चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा शरद पवार की बात करें तो शरद पवार भी एक मोड में नजर आ रहे हैं। अब देश भर की जो नजरें हैं फिलहाल महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव पर टिकी हुई है। बिल्कुल इरफान, बने रहिएगा हमारे साथ। और इस वक्त आपको बता दें कि मध्य प्रदेश भोपाल से न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध सुनाने भी हमारे साथ जुड़ गए। अनिरुद्ध जी, बहुत हलचल तेज, दिल की धड़कन भी तेज, जाहिर तौर पर राजनीतिक दलों की, नेताओं की, दिग्गजों की, देश की जनता की भी, क्योंकि जितनी डेट्स और सभी तरह से जो इंतजार था, इंतजार की घड़ियां थी कि जो बाकी की सीट्स रह गई थी, जो उपचुनाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण थे, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात कर ले, हम झारखंड इलेक्शन की बात कर ले, हम दिल्ली, महाराष्ट्र, ये सब कुछ महत्वपूर्ण जो एक पूरी इंतजार था कि इलेक्शन मोड में सब धीरे धीरे अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। हाल ही में लोकसभा हुए, फिर विधानसभा हुए, उसके बाद 2 स्टेट्स और बचे हुए जो इस साल है, उसके बाद उपचुनाव है। तो इलेक्शन मोड से ना कहीं निकल नहीं पा रहे। तो ये जो डेट्स डिक्लेयर हुई हैं और सारी चीजों की क्लियरिटी अब मिल चुकी है कि कब वोटिंग है और कब नतीजे आएंगे, तो क्या एक माहौल देखते हैं और कितनी तैयारी और एक जो इस वक्त एक सिनेरियो बना हुआ है राजनीतिक दलों का और खास तौर पर अपनी तैयारियों को लेकर इलेक्शंस का, क्या कहेंगे?
देखिए, जहां तक उपचुनाव की बात करें तो मध्य प्रदेश में 2 सीटों पे उपचुनाव होना है, जिसकी चुनाव आयोग ने अभी कुछ घंटे पहले ही तारीख घोषित कर दी है। इसमें 13 नवंबर को वोटिंग होगी और ये वोटिंग विजयपुर सीट पे होगी और उसके अलावा बुधनी सीट पे होगी। और इन दोनों सीटों पे अभी तक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। हालांकि दोनों ही पार्टियों ने मध्य प्रदेश में इन दोनों सीटों के लिए, विजयपुर और बुधनी के लिए, अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। बैठक हो चुकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी की चुनाव प्रबंध समिति की बैठक में खुद मौजूद थे। इसी तरह जीतू पटवारी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के, वो भी विजयपुर को लेकर जो बैठक हुई थी विजयपुर और बुधनी को लेकर, उसमें मौजूद रहे। बुधनी में वह खुद एक टिफिन पार्टी और चुनाव प्रचार भी कर चुके। लेकिन दोनों ही दलों ने 13 नवंबर को जो मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं विजयपुर और बुधनी में, उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। और जहां तक बात करें तो चुनाव आयोग ने आज घोषणा कर दी है कि 13 नवंबर को यहां वोटिंग होगी और 18 अक्टूबर को इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी। 25 तारीख की बात करें तो 25 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपना नाम दाखिल कर सकते हैं और 30 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। और 13 नवंबर को जो वोटिंग होगी उसके रिजल्ट 23 नवंबर को आएंगे। यानी मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव का खाका खींचा जा चुका है और 13 नवंबर को वोटिंग की डेट सामने आने के बाद अब सबकी निगाहें लगी हैं कि कौन बुधनी से उम्मीदवार होगा और कौन विजयपुर से उम्मीदवार होगा। और जहां तक बुधनी विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं तो बुधनी विधानसभा सीट पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पारंपरिक सीट है और यहां पर वो लगभग पिछले 17-18 साल तक विधायक रहे। उनके केंद्रीय मंत्री बनने के बाद, केंद्रीय कृषि मंत्री बनने के बाद ये सीट खाली हुई है। यहाँ पे नामों का पैनल बनाया गया है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके अलावा रमाकांत भार्गव, जिन्होंने विदिशा सीट, लोकसभा सीट शिवराज सिंह चौहान के लिए खाली की, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। राजेंद्र सिंह राजपूत चुनाव लड़ना चाहते हैं। रवि सिंह चौहान चुनाव लड़ना चाहते हैं और गुरु प्रसाद शर्मा यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन किरार बाहुल्य क्षेत्र होने से बुधनी में किसी किरार समाज के व्यक्ति को ही टिकट मिलेगा। इसमें कार्तिकेय सिंह चौहान का भी नाम है, लेकिन परिवारवाद की वजह से उनका टिकट पार्टी काट सकती है और ये भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व और शीर्ष संगठन ही तय करेगा कि बुधनी से कौन लड़ेगा। लेकिन विजयपुर की बात करें तो विजयपुर रामनिवास रावत की पारंपरिक सीट है। यहां से वे चुनाव लड़े थे, कांग्रेस की सीट से लड़े थे, लेकिन वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल है और इस वक्त वन मंत्री है। तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी अपने दोनों उम्मीदवारों की घोषणा करेगी और इसी तरह कांग्रेस पार्टी भी, मध्य प्रदेश की कांग्रेस यूनिट दोनों विजयपुर और बुधनी के लिए अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने जाएगी। बिल्कुल बने रहिएगा अनिरुद्ध जी हमारे साथ। इस वक्त आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से स्टेट हेड वंदना रावत हमारे साथ जुड़ गई हैं, मुंबई से ब्यूरो चीफ संदीप रणपिसे हमारे साथ जुड़े हैं और झारखंड से हमारे ब्यूरो हेड प्रमोद पासवान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और बड़ा महत्वपूर्ण है, मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश का रुख करूंगी। वंदना जी, जिस तरीके से उपचुनाव यहां तो काफी दिनों से तैयारियां चल रही हैं, मुझे लगता है लोकसभा के बाद ये तैयारियां शुरू ही हो गई थी उपचुनाव को लेकर। और कहते हैं ना कि अपने मुख्य मुद्दों के साथ साथ सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर लगभग पूरा मंथन भी मुझे लगता है हो चुका होगा, क्योंकि काफी समय मिल गया और पहले से पता था कि यहां किन किन सीटों पे क्या क्या उम्मीदवार हो सकते हैं और किस तरह के मुद्दे होंगे। उपचुनाव को यदि उत्तर प्रदेश में समझा जाए, क्या एक माहौल देख रही हैं और डेट्स डिक्लेयर होने के बाद क्या एक माहौल वहां बना हुआ है? देखिए राखी, क्योंकि एक बार लोकसभा उपचुनाव के बाद जो संग्राम है उत्तर प्रदेश में फिर से छिड़ गया है। लेकिन सब बात यह है कि मिल्कीपुर सीट पर सबकी निगाह थी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, क्योंकि समाजवादी पार्टी वैसे ही वहां से सांसदी जीतकर एक बार फिर से एक नई मिसाल रखना चाहती थी मिल्कीपुर सीट के। लेकिन अब ये जो सीट है ये यहाँ पे एकदम मझधार में अटकी हुई है, वो ये आसमान से गिरे खजूर पे अटके। अब क्योंकि मिल्कीपुर में चुनाव नहीं होगा, वहां पे मामला अलग अटक गया। चुनाव आयोग का कहना है कि वहां पे जो इलेक्शन पिटीशन है वो पेंडिंग में है, तो वहां पर चुनाव नहीं किया जाएगा, उसका ऐलान बाद में किया जाएगा। लेकिन ये भी फैक्ट है कि 6 महीने के भीतर आपको वो खाली सीट पर चुनाव कराना ही कराना है। तो ये भी है कि जल्दी ही वहां पे चुनाव का ऐलान होगा। लेकिन एक झटका लगा है, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, क्योंकि खुद जो योगी आदित्यनाथ है उन्होंने मिल्कीपुर सीट को लेकर काफी मेहनत की है लगातार। अगर सबसे ज्यादा रैलियों की बात की जाए, जनसभा की बात की जाए, सौगात की बात की जाए, तो
मिल्कीपुर सीट बहुत अहम थी। समाजवादी पार्टी ने वहां से पहले अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया, अजीत प्रसाद को, अवधेश प्रसाद के जो लड़के, और वही भारतीय जनता पार्टी भी काफी मंथन चिंतन, दिल्ली में भी बैठक हुई 2 दिन पहले, तो बहुत जल्द वहां की सीट को लेकर कैंडिडेट खड़ा करने वाले थे, नाम ऐलान होने वाला था। लेकिन अब मिल्कीपुर सीट पर चुनाव नहीं होगा तो ये एक बड़ा झटका है। वहीं अगर अब बात की जाए तो 9 सीटों पर ही उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, जो कि 9 सीटों पर 13 नवंबर को चुनाव किया जाएगा। 18 तारीख को अधिसूचना जारी हो जाएगी। 25 से 28 तक आप नामांकन भर सकते हैं, 30 तक वापस ले सकते हैं, और उसके बाद आप 23 तारीख को उस रिजल्ट भी आ जाएगा वोटिंग होने के बाद। लेकिन अब जो ये 9 सीट है, ये सबकी शाख बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ 2024 में मात खा चुकी है समाजवादी पार्टी से, तो एक बार फिर से माहौल बनाने का ये एक जरिया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि 9 सीट पर चुनाव जीतना एक साथ की बात है। वही जहां समाजवादी पार्टी एक अच्छी पकड़, लोकसभा चुनाव में उनका काफी अच्छा रुझान रहा, अच्छी सीटें आई, 37 सीटें, जो कभी इतिहास में इतनी सीटें नहीं आई थी। जब नेताजी हुआ करते थे मुलायम सिंह, तब भी वो इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। लेकिन अखिलेश यादव ने या फिर गठबंधन जिस तरीके से एक साथ होके लोकसभा में इतना अच्छा प्रदर्शन किया, वही 9 सीट पर जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक अहम टास्क है। इसको करना, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही जोर तोड़ से तैयारियां शुरू कर दी थी। लगातार 3 जो मंत्री हैं वो उन्होंने एक सीट के ऊपर लगा रखे। तो अब ये 9 सीट के लिए उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से संग्राम शुरू है। राखी, बिल्कुल, वंदना जी बने रहिए हमारे साथ। सीधे मुंबई का रुख करते हैं, संदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, मुंबई का रण क्या कहता है? डेट सामने आ चुकी है और मुंबई में तो इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, अब क्या ही कहा जा सकता है। काफी उहापोह मच गई है, उथल पुथल मच गई है, हड़कंप भी मचा हुआ है, थोड़ी सी दहशत भी हो गई है, क्योंकि सिनेरियो ही ऐसा हुआ। आप समझ गए होंगे मेरा सीधा इशारा जो है वो कहीं ना कहीं बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर है। लेकिन क्योंकि ये महत्वपूर्ण चुनाव है और इंतजार की घड़ियां, ये कह लीजिए कि डेट सामने आने के बाद खत्म हो चुकी हैं, कितना प्रभाव इस जो घटना हुई है इसका पड़ेगा, और डेट्स डिक्लेयर होने के बाद क्या लगता है कितनी तेजी और देखी जाए, क्या माहौल? जी बिल्कुल, केंद्रीय चुनाव आयोग ने जो आज है, मुख्य चुनाव आयोग संजीव कुमार ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर महाराष्ट्र और झारखंड के दोनों राज्यों की चुनाव की तारीख ऐलान की है। और महाराष्ट्र के अभी रुख देखा जाएगा तो महाविकास आघाड़ी जो है उसमें जो है शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस है, और दूसरी ओर जो देखा जाएगा महायुति जो है वो उसमें शिंदे गुट की शिवसेना जो है। आपने देखा रहेगा कि पिछले चुनाव में जो है शिवसेना और एनसीपी जो है अभी तो 2 तरीके से उठ चुकी है। और दूसरी ओर देखा जाएगा तो अभी जो चुनाव का माहौल बन चुका है, महाविकास आघाड़ी और गठबंधन के काफी सारे मुद्दे जो है वो सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक किसान का मुद्दा हो या मराठा आंदोलन का मुद्दा हो या फिर अभी जो नेता थे उनका हत्याकांड हो, इस तरीके से जो अभी जो चुनाव का माहौल हो और भी तरीके से बदलते को देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, चलिए बने रहिएगा संदीप जी हमारे साथ। और प्रमोद पासवान, सीधे झारखंड का रुख करते हैं, हमारे साथ ब्यूरो हेड जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, झारखंड की सियासत को किस तरह से अब समझा जाए, देखा जाए, क्योंकि तैयारियां पहले से चल रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि जब तारीखों का ऐलान हो जाता है तो लगभग तस्वीरें साफ हो जाती हैं। एक कहना चाहिए जो तैयारियां होती है वो भी, और लगातार जो तेजी पकड़ देखी जाएगी प्रचार प्रसार की, तमाम चीजों की, कौन किसके साथ है, कौन कैंडिडेट होंगे, तो इस डेट डिक्लेयर होने के बाद झारखंड की हवा क्या कहती है? बाकी झारखंड में तो आज के जो चुनाव की तिथि की जो घोषणा हुई है, 2 चरणों में जो चुनाव होना है, 13 नवंबर और 20 नवंबर 23 तारीख को जो मतगणना होना है, इससे पार्टियां के जो जितनी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी हो और इंडिया गठबंधन के जितने समर्थक घटक दल हैं, सभी पार्टियों ने इस चुनाव आयोग की तिथि को स्वागत किया है और सभी लोग अभी जोर तोड़ से लग गए हैं। और पिछले चुनाव, लोकसभा चुनाव के बाद ही लोग पूरा लगे हुए, तैयारी में लगे हुए थे। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो अभी ये चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री तुरंत वहाँ हेमंत सोरेन के जेल से निकलने के बाद उनको पुनः जो हेमंत सोरेन के द्वारा मुख्यमंत्री बने तो वो उनको सम्मान नहीं मिला, इसके चलते वो आरोप लगाते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे चंपई सोरेन। तो चंपई सोरेन के ले जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी भी एक अहम उनको सीट मान रही है कि चंपई सोरेन आने के बाद में शायद जो है कोलाहल का, संथाल का माहौल चेंज हो और झारखंड में जो है एनडीए की सरकार बने। और उसके सीता सोरेन भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी लोकसभा चुनाव में ही,
और उसके बाद जो है इन लोग काफी तैयारी में लगे हुए थे भारतीय जनता पार्टी। इधर इंडिया गठबंधन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो है कल ही कैबिनेट के बैठक में 1000 रुपए जो मैया सम्मान का योजना जो दिया जा रहा था महिलाओं को, उसको बढ़ा करके कैबिनेट में मंजूरी दे दिया गया। 2500 रुपया मिलेगा, लेकिन तब जब इनका सरकार बनता है तब दिसंबर से ही इसका सरकार बनता है तो ये 2500 रुपया मैया सम्मान में माता बहनों को खाता में देंगे। तो ये देखा जाता मैया सम्मान योजना जो लेकर के जो है एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन दोनों का जो सेंटर पॉइंट है देखा जाता है मैया गठबंधन मैया सम्मान योजना को लेकर के है। देखिए महिलाओं के खाते में जो पैसा 3 महीना 3 किस्त जा चुका है और चौथे किस्त की तैयारी है, तो इसको लेकर के इन लोग ये है कि इंडिया गठबंधन बोल रही है कि सरकार जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का इंडिया गठबंधन का ही बनेगा। और पिछले लोकसभा चुनाव का जिस तरह से परिणाम आए हैं एनडीए गठबंधन का और इंडिया गठबंधन का, उसमें जो इंडिया गठबंधन जो है सीटों के इजाफा में काफी रहा है और पिछले लोकसभा चुनाव की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी की इस बार के लोकसभा चुनाव में सीटों में कमी आई है। बिल्कुल। चलिए प्रमोद जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सभी हमारे जो मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत शुक्रिया पूरी अपडेट देने के लिए। तैयारियां जोर शोर से शुरू भी हो चुकी हैं, पहले से हो चुकी थी, लेकिन जाहिर तौर पर जो तारीख है उनका ऐलान हो चुका है। और मुझे लगता है दिल्ली की बात कर लीजिए, आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, झारखंड चले जाइए, लगातार जो डेट्स डिक्लेयर हुई हैं मध्य प्रदेश तक, क्योंकि उपचुनाव है और जो तारीखें आ गई हैं वहीं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, अन्य दल हो, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और एक बड़ी चुनौती एक बार फिर उन सभी के लिए कहीं ना कहीं सामने आई है।